Hare Krishna, welcome to all devotee our book reading session The Journey Home। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही एक सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में देखा कि जो रिची है वो अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप की ट्रिप पे जा रहे यात्रा पे थोड़े समय के लिए। तो उसके लिए रिची ने अपने पेरेंट्स को मनाया और कहा कि वो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले वापस आ जाएंगे और ऐसा करके वो यूरोप जाने का प्लान है उनका और उनके फ्रेंड्स का। तो उसी के बारे में आज आगे रीड कर रहे हैं। तो सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो आज हम स्टार्ट करते। रवागनी के दिन हवाई जहाज के अंदर मैं कुर्सियों के बीच के गलियारे में सावधानी से आगे बढ़ रहा था ताकि मेरा बैग किसी के सिर पर न लगे। क्षमा करें मैडम, मैंने एक अधेड़ अमेरिकी महिला से कहा जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। क्या मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? उसने झटके से सिर हिलाया। उसकी भौहें तन गई। मैं उसके विचारों को सुन पा रहा था। दूसरी सीट ढूंढ लो। निश्चित ही मैं ऐसा कर लेता, किंतु जहाज पूरा भरा था और गलियारे में मेरे पीछे खड़े यात्री अधीर हो रहे थे। सावधानी से दुबकते हुए मैंने उस महिला के सामने अपनी सीट पर जाकर बैठा। उसने मेरे लंबे बालों को तिरछी नज़रों से घूरा। मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। कुछ मिनटों पश्चात मैंने कनखियों से उस महिला की तरफ देखा। यह देखकर मैं सहम गया कि वह अभी भी तैर रही थी। तभी उड़ान में विलंब की घोषणा हुई। यह एक लंबी यात्रा होने वाली थी। कुछ समय पश्चात फिर मैंने बगल में देखा, किंतु इस बार उस स्त्री की जगह एक आकर्षक व्यक्ति वहाँ बैठा था। वह काली जीन्स, काले बूट और बिना बाजू की कलाई टी शर्ट पहने हुए था। उसकी पतली गोरी कलाई पर चांदी के कड़े थे। उसके लंबे बाल बर्फ के समान सफ़ेद और आंखें गुलाबी सफ़ेद थी। उसकी शरारत भरी मुस्कान ने मुझे आकर्षित किया। वह व्यक्ति इतना असामान्य किंतु परिचित लग रहा था। मैंने इसे पहले कहीं नहीं देखा था। हाँ, वह प्रसिद्ध रॉक एंड रोल स्टार और मेरे मनपसंद गायकों में से था। उसका नाम था जॉनी विंटर। क्या चल रहा है भाई? मैं जानी हूँ। लोग मुझे छोटा मंक कहते हैं। उसने हिप्पी शैली में मुझसे हाथ मिलाकर मेरा अभिवादन किया। आपको ये सीट कैसे मिली? मैंने पूछा। कुछ मिनट पहले यहाँ पर कोई और था। जॉनी ने चुटकी ली और अपने जाने माने लहजे में उत्तर दिया। दोस्त, तुम्हारे साथ बैठी औरत कुछ परेशान थी। वह पैर लटकाती हुई गलियारे में आकर जोर जोर से चिल्लाकर एक अलग सीट की मांग कर रही थी। हमें हमारे जैसे लोग पसंद नहीं हैं, छोटे मंक। किंतु जानते हो, जो हुआ ठीक हुआ। परिचारिका ने सीट की अदला बदली करके हम दोस्तों को एक साथ मिला दिया। हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय था। मैंने उसे अपनी आध्यात्मिक लालसा के विषय में बताया और उसने अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाई। मैंने उसे बताया कि हाल ही में मैंने फ्लोरिडा में जेनिस जॉप्लिन के साथ उसका एक बड़ा शो देखा था। उसका दुबला शरीर हंसी के ठहाकों से हिलने लगा। उससे अधिक पागल और जंगली लड़की पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी। उसने कहा कि जेनिस एक उलझी हुई, कामुक और नशे में धुत रहने वाली लेकिन स्वभाव से अच्छी लड़की थी। जेनिस उसके लिए बहन के समान थी और वह उसके बारे में अक्सर चिंता करता था। नन्ही सी जेनिस अपने आप को ऐसा जला रही है
जैसे दोनों सिरों से मोमबत्ती। मैं नहीं जानता कि वह कब तक टिकेगी। गंभीरता से उसकी गुलाबी आंखें बड़ी हो गई और उसने मेरे आंखों में देखते हुए कहा, जानते हो छोटे मंक, पैसा और शोहरत आदमी को बर्बाद कर सकते। कृपया जैनिस के लिए प्रार्थना करना। गरजते हुए इंजनों के साथ हमारा विमान पट्टी पर दौड़ने लगा और देखते देखते हम आकाश में पहुंच गए। जब हम शिकागो और मिसिसिपी क्षेत्र के महान ब्लूज संगीतज्ञों के बारे में बातें करने लगे तो हमारे हृदय में मानो उड़ने लगा। यह विषय निकलते ही जॉनी बहुत ही उत्तेजित हो गया। भाई, इस विषय पर तो हम हमेशा के लिए बातें कर सकते हैं। यदि यह पुराना जहाज कभी ज़मीन पर न उतरे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक उसकी नज़र मेरी बेल्ट से बंधी हारमोनिका पर गई और वह बोला, तुम हारमोनिका बजाओ, हम जुगलबंदी करेंगे। ठीक है। एक ही क्षण में उसने अपनी हारमोनिका निकाल भी ली। एक गीत चुनो। क्या तुम्हें लिटिल जूनियर पार्क का मदर इन लॉ गीत याद है? मैंने पूछा। दोस्त, हाँ बिल्कुल, उसने अपना अंगूठा हिलाकर सहमति जताई। आकाश में 3000 फुट ऊपर मुझे अचंभे में डालते हुए विख्यात जॉनी विंटर ने मुझे अपना साथी बना लिया और मेरे साथ हारमोनिका बजाने लगा। अधेड़ वर्ग के लोग निंदनीय दृष्टि से हमें घूरने लगे, जबकि युवा यात्री खुशी से मुस्कुरा रहे थे। युवा परिचारिकाएं भी कुर्सियों के बीच मुक्त की संगीत सभा में झूम रही थी। ब्लूज में डूबे हम दोनों अपनी दुनिया भूल चुके थे। विमान न्यूयॉर्क के JFK वियतनाम पर उतरा तथा जॉनी और मैं बाहर टर्मिनल पर आए। दरवाजे पर खड़ी एक आकर्षक डेनिश मॉडल जॉनी की प्रतीक्षा कर रही थी। आसपास के लोग विस्मित हो उठे। जॉनी विंटर के साथ मुझे देख पुलकित फ्रैंक और गौरी मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। गौरी ने अपनी लहराती हुई दाढ़ी को सहलाया और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगे। अरे मंक, उसने मजाक में जॉनी के लिए आई युवती की ओर देखते हुए कहा, कैसा होता है यदि हमारी बजाय तुम्हें लेने यह लड़की आई होती? मैंने उससे हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया, आज रात से हम अपनी आध्यात्मिक खोज आरंभ करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मेरा ध्यान कम भटकेगा। हम यूरोप पहुंच गए। लक्समबर्ग में पहली रात हम एक खुले मैदान में सोए। एक छोटे तंबू में ठहरकर हम अपने अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए। हमारे मन इन आकांक्षाओं से भरे थे कि आने वाला कल क्या लाएगा। अंततः मुर्गे की कुकड़ुक ने सूर्योदय का संकेत दिया। तंबू से बाहर निकलकर मैंने और गौरी ने सुबह की ठंडी हवा में अंगड़ाई ली और सदाबहार फूलों की सुगंध भरे वातावरण में सांस लेते हुए अपने सौभाग्य को सहराने लगे। अचानक एक चीख गूंजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंक तंबू से बाहर निकला, बेहतवास और संतप्त। मैं लूट गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं और गौरी दोनों हड़बड़ाकर तंबू में घुसे और चोरों को खोजने लगे। फ्रैंक पहले से ही हिम्मत हार चुका था। मैं ढूंढ चुका हूँ, कोई लाभ नहीं होने वाला। गौरी ने फ्रैंक को सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हमारा सब कुछ तुम्हारा है फ्रैंक। मैंने भी उसे सांत्वना दी। हमें धन नहीं चाहिए, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। फ्रैंक ने सिर झुका लिया। असहमति व्यक्त करते हुए वह अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा और बोला कि बचे हुए पैसों के साथ आगे यात्रा करने के लिए संभव नहीं था। वह वापस घर लौटने के लिए तैयार था। तुरंत। तुम लोग आ रहे हो?
मेरे पास $20 से भी कम थे। गौरी की आंखें मुझसे मिली और मैंने खामोशी से अपने रुकने का दृढ़ संकल्प जता दिया और वो मान गया। हमने फ्रैंक को, जिसने यूरोप के लिए केवल एक ही रात बिताई थी, भावभीनी विदाई दी। जब फ्रैंक ने अपना बैग कंधे पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा तो मैं और गौरी उन रहस्यों के बारे में सोचने लगे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पास ही एक छोटी दरिया थी। कुछ घंटों बाद मैं उसके तट पर जा बैठा। ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे और जलधारा अविरलता से बह रही थी। फ्रैंक के जाने के पश्चात मेरे पास लगभग कुछ नहीं था, किंतु आश्चर्य था कि मैं खुद को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। हॉलैंड के कुछ हिप्पियों ने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ कुरमुरे बांटकर खाने के लिए कॉस्मोस और टूज नामक युवकों ने हमें अपने वाहन में नीदरलैंड चलने का आग्रह किया। हम सहर्ष उनके साथ उनकी वॉल्क्सवैगन वैन में बेल्जियम और हॉलैंड के गांवों में गुजरने लगे। खुली खिड़कियों में बाहर हम बड़े बड़े खेतों को निहार रहे थे, जो सूर्य के प्रकाश में सुंदरता से खिले सैकड़ों हजारों लाल, पीले, सफेद, गुलाबी और बैंगनी ट्यूलिप के फूलों की पंक्तियों से भरे थे। कार में टैप पर डोनोवेन बिल्स और रोलिंग स्टोन का संगीत जोर से बज रहा था। हमारे नए मित्रों का खूबसूरत घर एपकाउडे में था। वहाँ हमने कुछ समय विश्राम किया। फिर हम एम्स्टर्डम पहुँचे। वहाँ हम एक उपेक्षित गोदाम के लिए जाकर रुके। दृश्य बड़ा अजीब था। दर्जनों हिप्पी जमीन पर पड़े बैरोक टॉक हशीश पी रहे थे। रोशनी मंद थी। इधर उधर बेतहाशा दौड़ते चूहों ने उछल कूद मचा रखी थी। लंबे बालों वाले संगीतकारों का एक बैंड दूध की पट्टियों के ऊपर एक सड़ी हुई प्लाईवुड रखकर बनाए हुए मंच पर संगीत बजा रहे थे। हशीश की पाइप हाथ में लिए बड़ी मुस्कान के साथ चूच बोला, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, शायद हिप्पियों के मक्का कहे जाने वाले हैट एशबरी की तीर्थ यात्रा के दौरान। उसने हमें विदाई दी और धुएं में ओझल हो गया। आने वाले दिनों में मैंने और गौरी ने बिना खास पैसा खर्च किए जीना सीख लिया। प्रातः हम कुछ सेंट अमेरिकी मुद्रा खर्च करके बेकरी की भट्टी से निकली गरम गरम ब्रेड खरीदते, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे आधा आधा खा लेते। यही हमारे दिन भर का भोजन था। हमने जहाँ की भी यात्रा की, यह सूखी ब्रेड ही हमारे प्रतिदिन का रोज भोजन रही। कई विशेष अवसरों पर चीज़ का एक टुकड़ा भी नसीब हो जाता था। रात बिताने के लिए कभी हम परिचित दोस्तों के घरों में अतिथि बनकर सोते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी उपेक्षित पड़ी इमारतों के अंदर, तो कभी सार्वजनिक स्थलों पर। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, हम उससे अधिकाधिक समय तक गुजारा करने का प्रयास कर रहे थे। One should do kirtan. उस समय यूरोपीय हिप्पी एम्स्टर्डम ने भारी संख्या में एक सामाजिक केंद्र था। सैकड़ों जिज्ञासु फैंटासियो, पैराडीसियो और मैकिवेक जैसे स्थानों पर तारीफ करने और संगीत सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। एक अन्य प्रसिद्ध स्थान था कॉस्मोस, जो एक आध्यात्मिक नाइट क्लब था।
यहीं पर एक रात मुझे लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति मिले। उनके छोटे बाल और सिर पर शिखा थी। उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। क्या तुम्हें भगवान का प्रसाद चाहिए? उन्होंने पूछा। मैंने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हाथ लाओ। मेरे हाथ फैलते ही मैंने हाथ फैलाते ही उन्होंने करछी भर कर पतली दही में बिना फ्रूट सलाद मेरी अंजुली में भर दिया। सलाद का रसदार पदार्थ मेरी हथेलियों में बहने लगा। मैं उलझन में वहीं खड़ा रहा। अब मैं क्या करूं? मैंने पूछा। इसे खा लीजिए। वे हंसे और चले गए। उस समय मैं नहीं जानता था कि भविष्य में विधाता एक बार फिर हमें मिलाएंगे, यहाँ से हजारों मील दूर, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी कल्पना मैं कभी दूर दूर तक कभी नहीं की थी। गौरी और मेघ हर प्रकार से लोगों से दोस्ती कर रहे थे। हालांकि यह कार्य मुझे अच्छा लगता था, तथापि मेरा ध्यान उसमें नहीं था। मुझे कोई तो पुकार रहा था, किंतु वह मेरी समझ में से परे था। मैंने संग्रहालयों में धार्मिक कृतियों पर चिंतन मनन करने जाता, अथवा वेल्डिंग पार्क में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन या ध्यान साधना करने, किंतु नहर का किनारा मेरा प्रिय स्थल था, जहाँ एक और सारा शहर सत्ता, धन और तरह तरह के सुखों के पीछे दीवाना था, तथा जहाँ फैशन और रुझान मौसम के साथ बदलते रहते थे। वही इन सब के बीच बहता हुआ नहर का शीतल जल पूर्णतः शांत प्रतीत होता था। मैं घंटों बैठकर बहते हुए जल को देखता और सोचता कि मेरे जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जाएगा। मैं अपना अभियान जारी रखा। किश्तियों के किराए के लिए बचाकर रखे थोड़े धन का प्रयोग कर हम हिचहाइक करते हुए हुक ऑफ हॉलैंड पहुँचे और इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड जाने के लिए एक बड़ी नाव पर सवार हो गए। हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। जहाज बहती हुई लहरों पर धीरे धीरे हिचकोले खाने लगा। जब झटके से जहाज आगे बढ़ा और अस्थिर समुद्र में प्रविष्ट हुआ तो मैं विचारमग्न हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। 19 वर्ष की अवस्था में मुझे अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, किंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। क्यों मैं किसी भी वस्तु पर गंभीरता से ध्यान नहीं लगा पा रहा था, सिवाय उन आदर्शों के जो मेरे दिमाग में भर चुके थे। मुझ में आध्यात्मिक जीवन की अस्पष्ट सी धारणा थी, किंतु मुझे अपने भविष्य की जरा सी भी भनक नहीं थी। मैंने नाव के बगल में कुछ जीवन रक्षक नौकाएं बंदी देखी और उनसे प्रेरित होकर यह प्रार्थना करने लगा कि अनिश्चितताओं के समुद्र से बचाने के लिए इसी प्रकार की एक जीवन रक्षक नौका मेरी ओर भी फेंकी जाएगी। मुझे आदरणीय मार्टिन लूथर के ये शब्द स्मरण हो गए। यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वह जीवित रहे। उसी आदर्श की खोज में मैंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया था, किंतु आज मैं हवा में उड़ते हुए एक टूटे पत्ते के समान था, इससे अनभिज्ञ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अचानक धुंध के बादलों के पीछे से सुंदर सफ़ेद क्लिफ्स ऑफ डावर दिखाई पड़ने लगे। नाव शीघ्र ही तट पर आ गई और हमें अंग्रेजी अप्रवास केंद्र से ले जाया गया। वहाँ के अधिकारी हमें संदेह से घूरने लगे। लगभग 5 मिनट 8 सेकंड का पतला व्यक्ति था। 5 इंच 8 मिनट गेरी लगभग 5.8 इंच का पतला व्यक्ति था और उसके लहाते भूरे बाल, दाढ़ी और लंबोदरे चेहरे को देखकर अक्सर लोग उसे कहते कि वह ईसा मसीह जैसा दिखता है। उसने नीली जीन्स, हरी टी शर्ट और कैनवस
के जूते पहने थे। उसकी पीठ पर अमेरिकी सेना का एक फटा पुराना बैकपैक और स्लीपिंग बैग बंधा था। जहाँ तक मेरा प्रश्न था, लंबे बालों की अपेक्षा मेरे किशोर जैसे चेहरे पर अभी तक दाढ़ी मूछ का एक बाल भी नहीं उगा था। मैंने धूसर रंग की पतली धारावाही जीन्स, काली जैकेट और बंदे गले की टी शर्ट पहनी थी। मेरे परिचितों के लिए यह काली जैकेट मेरी पहचान बन गई थी। 1 साल से अधिक से मैं लगातार रोज उसे पहन रहा था। एक बदरंग भूरा बैग और स्लीपिंग बैग मेरे कंधे से लटके थे और मेरे पैरों पर मृग चर्म के जूते थे। पंक्ति में खड़े हम लोग सरकारी अफसरों की तीखी निगाहों और टिप्पणियों के निशाने थे। मेज पर पहुंचकर हम सहमत हुए और अपना अमेरिकी पासपोर्ट आगे किया। बदले में हमें तुरंत ही एक कमरे में खींच लिया गया। कुछ मिनट बाद 2 कस्टम अधिकारी और एक बॉबी पुलिस का सिपाही अंदर आए और हमें घूरने लगे। उनके प्रमुख ने सलेटी रंग का सूट और भूरी टाई पहनी थी। उसने आदेश दिया, इनकी तलाशी लो, इनके पास नशीले पदार्थ हो सकते हैं। मेरे बैग की चीज़ों को मेज पर उल्टा करने के बाद उन्हें एक हरी टी शर्ट, एक जोड़ी पजामे, एक टूथब्रश, बालों का ब्रश, साबुन की एक टिक्किया, बाइबिल और रैंडॉल्स आइलैंड पर मिले पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उसका मुंह चढ़ गया। बस यही है तुम्हारे पास? जपते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ बस यही है सर, और साथ में यह। मैंने अपनी हारमोनिका दिखाई। गौरी की भी तलाशी ली गई। फिर एक और भारी प्रश्न आया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जब हमने उन्हें अपने अल्प धनराशि दिखाई तो उनकी खींच घोप में बदल गई। उनके प्रभारी का चेहरा लाल हो गया। हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, उसने थूकते हुए कहा। हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काटकर तुम्हें जेल में डालेंगे, बॉबी ने और मुड़कर उसने आदेश दिया। कैंची लाओ और झोपड़ी तक सारे बाल काट डालो। तब उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर दिया और बारीकी से हमारी वस्तुओं की जांच ली। फिर उन्होंने हमारी ऐसी गहन पूछताछ की जिसने हमारे दिमाग को ही चाट लिया। अंत में यह कहकर तुम एक बड़ी मुसीबत हो, पैर पटकते हुए वे बाहर निकल गए। चिंता के मारे हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हम लगभग 1 घंटा चुपचाप बैठे रहे, बेचैनी से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करते हुए। अंततः 2 बाइबियों ने झटके से दरवाज़ा खोला, हमारी बाहें पकड़ी और धकेलते हुए एक गलियारे में ले गए। जब हम कस्टम के पास पहुंचे, उन्होंने हमें धक्का मारकर दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। एक भी गलत हरकत और तुम जेल में हवा खाओगी। यह कहते हुए उन्होंने हमारे पासपोर्ट का ठप्पा मारा और हमें छोड़ दिया। घबराए हुए हम सड़क के किनारे आ खड़े हुए। इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को निहारते हुए हमने लिफ्ट मांगने के लिए अपना अंगूठा ऊपर उठाया। एक कार रुकी और हम उनमें बैठ गए। कार में बैठी एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया और उनका स्कॉटिश टेरियर कुत्ता हमारी गोद में कूद पड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? युवती ने पूछा। मालूम नहीं, गैरी ने उत्तर दिया। बियर की बोतल से घूंट लेते हुए युवक ने कहा, हम आइल ऑफ वाइट में हो रहे एक रॉक फेस्टिवल में जा रहे। हमारे साथ चलो दोस्तों। मैंने और गौरी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सफ़र आगे बढ़ा। रास्ते भर कुत्ता भौंकता हुआ हमारे मुंह चाटता रहा। हम नाव से उस द्वीप पर पहुंचे और शीघ्र ही हिप्पियों के झुंड में शामिल हो गए। यह विशाल समारोह हरे भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच मनाया जा रहा था। प्रवेश द्वार पर क्रोधित पुलिस खूंखार कुत्ते के लिए बैठकर दर्शकों में भिड़ रही थी, जबकि पीछे जोरों से रॉक बैंड बज रहे थे। 3 दिन और रातों का शानदार समारोह जोर शोर से चलता रहा। हवा हशीश के धुएं से भरी थी। चारों ओर लोग नशा पान में मस्त थे। पास के एक छोटे टीले पर
युवक युवतियां एक साथ कीचड़ में सने फिसल रहे थे और उनसे कई अधिक अर्धनग्न लोग संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। गैरी और मैं मंच से कुछ ही दूर खड़े थे। तभी जिमी हेड्रिक्स मंच पर आए। उन्होंने ढीली आस्तीनों वाला नारंगी रंग का वेलवेट सूट पहना हुआ था। वे काफी हताश दिख रहे थे। मस्ती से गिटार बजाकर लोगों को चकाचौंध करने वाले एक शोमैन का जो हुआ मैंने यह देखा। आज दूर दूर तक वह नजर नहीं आ रहा था। आज रात वे एक गंभीर संगीतज्ञ लग रहे थे। उन्होंने स्टार स्पेंगल्ड बैनर, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत, का एक रॉक रूपांतरण गाया। मेरी पीढ़ी के लिए वे एक हीरो एवं हिप्पी के मसीहा थे। वे हमेशा स्वच्छंदतापूर्ण जीवन का संदेश देते थे। ऐसा संदेश जो परंपरागत समाज शैली का विरोध था। मेरे लिए उसका अर्थ था कि मैं लोकमता को अनदेखा कर अपने हृदय की पुकार सुनूं। गरजता संगीत मानो पहाड़ियों को हिला रहा था, सागर में मथ रहा था और बादलों को चितरा रहा था। लेकिन मेरे भीतर की खामोश आवाज, जैसे ही मैं अभी तक कोई नाम नहीं दे पाया था, उस संगीत से कहीं ऊंची थी। समारोह के पश्चात गैरी और मुझे लंदन जाने वाली एक वैन में लिफ्ट मिल गई। उसमें बैठे सह यात्री काफी उद्दंड प्रकृति के थे। वैन में बैठे बैठे मैंने अपना बैग टटोला और वह पर्चा निकाला जो उस विचित्र साधु ने रैंडल आइलैंड में मुझे दिया था। पर्चे में पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति का चित्र था। उनकी बड़ी सुंदर बादामी आंखें आध्यात्मिक आनंद में चमक रही थी। यद्यपि वे वृद्ध थे, तथापि उनकी भाव भंगिमाएं एक बालक की मासूमियत से भरी थी। उन्होंने बंद गले का एक स्वेटर पहना हुआ था और उनकी मुस्कान से शांति झलक रही थी। मैं नहीं जानता था कि वे कौन थे और कहाँ से आए थे, किंतु मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो यह इन्हीं के पास है। कुछ समय पश्चात हम लंदन के एक उपनगर में एक छोटे से घर में उन मित्रों के साथ रहने लगे जो हमें आइल ऑफ वाइट में मिले थे। एक मित्र समाचार पत्र पढ़ रहा था। अचानक उसका चेहरा फीका पड़ गया और आश्वासग्रस्त हो गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, जिमी हेड्रिक्स नहीं रहे। अरे नहीं, क्या हुआ? मैंने पूछा। हमारे मेजबान ने धीरे से समाचार पत्र नीचे रखा। लंदन के अखबार के अनुसार कल रात उन्होंने नींद की अत्यधिक गोलियों का सेवन कर लिया और उल्टी के दम घुटकर उनकी मृत्यु हो गई। गैरी ने हाथों से अपना सिर थाम लिया। मुझे लगा मानो मेरी सांसें रुक गई हो। मुझे इससे क्या सीखना चाहिए? मैंने स्वयं से पूछा। हेड्रिक्स के पास इतनी कम उम्र में ही इतना धन, नाम, विलक्षण प्रतिभा थी जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट थे। हमारी पीढ़ी के ये पूजनीय व्यक्ति अपनी ही अति का शिकार हो गए। हजारों लोग घोषणा कर रहे थे कि सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल विकसित जीवनशैली के तरीके हैं। स्वच्छंद उनके जीवन का नारा था, किंतु क्या वास्तव में वे स्वाधीन थे? मैंने उन सभी भले लोगों के बारे में सोचा जिनसे मैं मिला था और जो हिप्पी आंदोलन के भाग थे, किंतु मुझे वे लोग भी याद आए जो वहशी जंगल और कृतज्ञता प्रतीत होते थे। मैंने विचार किया कि कैसे कृतज्ञता से सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को सिखाया था। क्या मैं वास्तव में इस हिप्पी आंदोलन में हिस्सा बनना चाहता था? मैं निश्चित ही अपने माता पिता की पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था।
फिर मैं किन से ताल में बैठा था। हे भगवान, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। इन विचारों के साथ मैंने जिम्मी के लिए प्रार्थना की। इस आंदोलन के लिए मैंने अपने समाज और परिवार के मानदंडों को त्याग दिया था। उसके प्रति मेरा मुंह पहले से ही होना शुरू हो चुका था। कभी मैंने एक सपना देखा था कि हिप्पी आंदोलन समाज की चेतना को जागृत करेगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के विनाशकारी तत्व जैसे विरोध के लिए विरोध एवं अपने सुख के लिए कुछ भी करो, उनकी अच्छी बातों पर हावी हो रही थी। जिमी हेंड्रिक्स की त्रासद मृत्यु के साथ ही मेरा सपना भी लगभग मर गया। फिर भी जैसे मृत्यु के कारागार पर खड़ा होकर व्यक्ति जीने के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही अपनी पीढ़ी के इंद्रिय भोगों में मैं ऐसे कूदने वाला था जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया था। लंदन में गैरी और मैं पैकेटली सर्किल घूमने जा रहे थे। हमारे साथ भड़कीले पहनावे में नशेड़ी, गंजेड़ी और शांति शांति कहने वाले हिप्पी रहते। हिप्पी रैप गाते और बजाते। ड्रग के दलाल और वेश्याएं ग्राहक फंसाने आते। बॉबी पेनी नज़र से घुमाकर देखते। स्किन हेड घूरते और पर्यटक इन सब विचित्र दर्शकों की फोटो खींचते रहते। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने राधानाथ स्वामी महाराज जी से देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज जब यूरोप जाने के लिए निकले, फ्लाइट में बैठे, तो मतलब वहाँ पे भी उनको एक महिला दिखाई दी जो उनकी सीट के पास में थी, लेकिन वो उनसे कह नहीं पा रहे थे कि फिर भी उन्होंने बोला कि ये मेरी सीट है, प्लीज़ मुझे बैठने दीजिए। और जो रिची के जिस तरह का पहना हुआ था, लंबे बाल और ये सब देख के मतलब कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। हिप्पी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि उनके इतने लंबे बाल होते, तो सबको ऐसे चिढ़ हो जाती थी वो देख के। तो महिला उनको तिरछी तिरछी नज़रों से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद में जब रिची ने देखा कि वो महिला चली गई और उसके स्थान पे कोई और आया जिसका नाम जॉनी था, जॉनी विंटर। वो एक जो मशहूर बैंड है उसमें वो गाया करता था। उन्होंने बड़े बड़े शो भी किए थे। और जैसा हमको पता है रिची को सॉन्ग का बहुत शौक़ था, वो गाने बहुत सुनते थे, तो संगीतकारों के विषय में भी जानकारी थी। तो फिर उनको एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि वो किसी गायक से मिले। फिर उन्होंने पूरे फ्लाइट में यही किया, सॉन्ग गाए और ये इस तरह से उन्होंने काफ़ी समय बिताया, बातें करी। फिर हमने देखा जब वो यूरोप पहुंच गए तो जो उनके दोनों दोस्त थे, गैरी और फ्रैंक, तो फिर वो जब वहाँ पे आए तो उनके रहने का भी कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने जो स्लीपिंग बैग होता है एक तंबू टाइप, तो उसमें वो रहे। कभी वो गार्डन में सार्वजनिक स्थानों पे रहते, कभी किसी कोई खाली बिल्डिंग रहती तो वहाँ पे रहते, कभी पेड़ के नीचे रहते थे। तो ऐसे उन्होंने अपना दिन गुजारना स्टार्ट किया। फिर जब वो पहुँचे तो फ्रैंक की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई सुबह कि चोरी हो गया। तो फ्रैंक के जितने भी पैसे थे वो सब चोरी हो गए थे। फिर फ्रैंक ने बोला कि अब वो यहाँ नहीं रुकेगा, वो वापस जाना चाहता है अमेरिका। फिर फ्रैंक चला गया तो अब सिर्फ रिची और गैरी ये दोनों बचे थे। फिर उन्होंने फिर अब पैसे भी कम थे तो उन्होंने कम पैसों में काफ़ी दिन बिताने का तय किया। उन्होंने मतलब ब्रेड के ऊपर वो अपना दिन निकालते थे। गरम ब्रेड होती उसको लेते और आधी आधी करके वो खा लेते, बस उसी के ऊपर उनका दिन चलता था। और कम से कम पैसे का यूज़ करके वो वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और जो आध्यात्मिक जगत के लिए जो उनकी जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए वो बस ललाहित थे, उसी के लिए प्रयास कर रहे थे। तो वो इतने जिज्ञासु थे अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कि अब उनको ये भी नहीं मालूम था कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, आगे उनके साथ क्या होगा।
और उनका ऐसे विचार आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने करियर के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन रिची का किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था। रिची का एक इंटरेस्ट था तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में, और उसके खोज करने के लिए कि वास्तव में मेरा अस्तित्व क्या है और कौन है भगवान, मैं अब आगे कहाँ जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब इसी प्रश्नों की खोज में वो लगे थे तब। और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे यूरोप में हिप्पी मिले उनको, तो उनसे उन्होंने दोस्ती करी। उन्होंने उनके साथ में मतलब कई पार्टी में गए, मॉकटेल वगैरह। और फिर उन्होंने उनको एक साधु दिखे, मतलब जैसे धोती पहने हुए हैं और सब बाल नहीं थे, ऐसे दिखे। और वो उनके पास में आकर बोला कि प्रसाद लोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल दे दीजिए। तो उन्होंने हथेली भर के उनको प्रसाद दिया। तो अब उनके हृदय में वही एक प्रश्न उठ रहा था और वो चले गए वो साधु। और ये एकदम सस्पेंस कि वो साधु थे तो कौन थे। तो जीजी के भी मन में यही सवाल आ रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे आध्यात्मिक जो जिज्ञासा है, जो प्रश्नों के उत्तर है, वो साधु मुझे अच्छे से दे सकता है। लेकिन वो तो चले गए थे। फिर वो अपने हिप्पी फ्रेंड्स के साथ में और 2-3 जगह गए। उन्होंने काफ़ी मतलब फंक्शन अटेंड करे, जिसमें पूरी रात दिन 4-4 दिन तक वो गाने चलते रहते। और लड़कियाँ आधे अधूरे कपड़े पहन के और बॉयफ्रेंड्स के साथ में ऐसा तो वहाँ का माहौल था। हिप्पी लोग के बाल लंबे, ड्रग्स नशे में रहते थे वो लोग, ऐसा वहाँ का माहौल था। लेकिन ये सब रिची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उनको तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे दोस्ती करी। और ये हमने देखा आगे। फिर वहाँ की पुलिस ने उनको मतलब गैर कानूनी अवैध मतलब नशा वगैरह के जुर्म में उनको गिरफ़्तार भी किया गया। उनको काफ़ी सारे मतलब काफ़ी डराया गया, उनको काफ़ी इतने सवाल किए गए। लेकिन और उनकी तलाशी भी ली गई, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला, हताश हो गए। उनके पासपोर्ट भी ले लिए थे। उनके मतलब बैग में कोई नशीले पदार्थ और ड्रग्स और शराब वगैरह नहीं मिली। फिर उनको छोड़ दिया। और ये भी वार्निंग दी कि आगे से अगर तुम यहाँ पे दिखे गंदगी करते हुए तो तुम्हें फिर से मारेंगे। ऐसा तो उनके साथ में वहाँ पे बिहेवियर होता था, क्योंकि उन जो हिप्पीज़ के साथ में ऐसा ही हुआ करता था। और क्योंकि वो रहते ही वैसे थे, और मेन उनके लंबे बाल को लेके बहुत विवाद होता था। तो यहाँ तक तो समझ में आया मेरे को। थोड़ा बहुत मैं भूल भी गई, सो वेरी सॉरी। मेरे को थोड़ा भूल जाती है। अगर मैं वापस रीड करूँगी और मुझे समझ में आएगा तो मैं एक क्लास और बना के और वापस डालूँगी कि मुझे अब ये और समझ में आया है। एक बार में मैं भूल जाती हूँ। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी की जय।